ओके। बाकी भेज दे सबको है। ठीक है ना, अब समझना है आपको, विशेषकर अग्निवीर जो आपके 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक जो अग्निवीर का एग्जाम है, उन सभी एग्जामों के लिए, सभी पारियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास, पॉलिटिकल और जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके। तो ध्यान रखना, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, ज्वालामुखी ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। जब ज्वालामुखी निकलती है तो इस ज्वालामुखी के अंदर साथ में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है ना, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई, अंडाकार है। अब इसमें ध्यान रखना, यहां से क्या निकलती है, ज्वालामुखी, भूगर्भ से क्या निकलती है, ज्वालामुखी। अब इस ज्वालामुखी में ध्यान रखना, इस ज्वालामुखी का जो ठंडा लावा है उससे किसका निर्माण होता है, पर्वत का। किसका होता है, पर्वत का निर्माण होता है या पठार का निर्माण होता है। लेकिन इसके साथ में जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है, तो ध्यान रखना, इसमें साथ में कौन सी गैस निकलती है, जल वाष्प। कौन सी निकलती है, जल वाष्प है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस निकलती है। लेकिन सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है, ज्वालामुखी के साथ में जल वाष्प निकलती है, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत है किस प्रकार की विकिरण है को अवशोषित करती है। ओजोन परत है किस प्रकार की विकिरण को अवशोषित करती है, तो ध्यान रखना, सूर्य से पराबैंगनी जो विकिरण है उन विकिरणों को कौन रोकती है, ध्यान रखना, ओजोन परत रोकती है। और ध्यान रखना, इससे वायु प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे ओजोन परत में क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। और इसी कारण ध्यान रखना, जो ये पराबैंगनी किरणें हैं ये सूर्य से निकलती है। और यदि किसी भी पशु हो या पक्षी है या मनुष्य शरीर पे सीधे इसका टकराव होता है तो ध्यान रखना, कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। तो ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों को कौन रोकती है, ओजोन परत। और पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है भाई, सूर्य से आती है, सूर्य से आती है। और ध्यान रखना, ये पराबैंगनी किरणें यदि मनुष्य के शरीर पर सीधे स्पर्श करती है तो इससे क्या हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारियों का, भाई कैंसर जैसी क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सीधा प्रश्न आएगा, ये से प्रश्न आ रखा है कि भाई ओजोन परत किस प्रकार की विकिरणी अवशोषित करता है, तो ध्यान रखना, पराबैंगनी। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निचली परत में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के संगंध द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। ध्यान रखना, सबसे निचली परत कौन सी है, शोभ मंडल, शोभ मंडल। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि इस क्लास में 1 घंटे की क्लास में टारगेट है 50 से 60% करने का, सिर्फ आपको समझना है। प्रश्न क्या पूछा गया है, वायुमंडल की निचली परतों में धुएं, ध्यान रखना, धुएं के साथ में धूल कण क्या होते हैं, धूल कण, और साथ में ध्यान रखना जल की बूंद एक साथ में संगंध द्रव्यमान के रूप में आकर के पृथ्वी पे गिरती है, उसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, वर्षा कहा जाता है। वर्षा कैसे होती है, ध्यान रखना, शोभ मंडल में धूल के कण और साथ में धुआं और जल की बूंदों का संगंध द्रव्यमान एक साथ में होता है, और वो किसका रूप लेती है, वर्षा का रूप लेती है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन कहाँ होते हैं, ध्यान रखना, एक तो जलवायु में क्या होती है, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु और मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं जैसे बिजली कड़कना, बरसात होना, ये घटनाएं कहाँ होती है भाई, ये होती है, ध्यान रखना, शोभ मंडल में। कहाँ पर होती है, शोभ मंडल में, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन है, हवाई जहाज कहाँ उठती है भाई, समताप मंडल में, समताप मंडल में उठती है, ध्यान रखना, ये इससे ऊपर है। उसके बाद में बात करें ध्रुव
और भूमध्य रेखा के पास में सौभ मंडल की ऊंचाई क्रम से बतानी है आपको, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है भूमध्य रेखा है और यहाँ पे क्या है ध्रुव है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ से आपको ऊंचाई बतानी है कि भाई सौभ मंडल की कितनी है। तो यहाँ से सौभ मंडल की ऊंचाई कितनी है 8 किलोमीटर। और यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से भूमध्य रेखा से, भाई भूमध्य रेखा से कितनी है 18 किलोमीटर। ध्यान रखना ध्रुव पर है सौभ मंडल की ऊंचाई कम है और भूमध्य रेखा पे ध्यान रखना इससे सौभ मंडल की ऊंचाई अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 किमी और 18 किमी। 8 किमी तो कहाँ पे है ध्रुव पर यहाँ पे, और ध्यान रखना मध्य से कितनी है 18 किलोमीटर सौभ मंडल की क्या है ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है कपिल धारा जलप्रपात। ये तो हो गया आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से, इन प्रश्नों को रट लोगे तो भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हमने पिछली क्लास में बात की थी भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है ना, यह बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जोग जलप्रपात। और जोग जलप्रपात कहाँ है कर्नाटक, ठीक है ना, क्लास में पढ़ चुके ना। उसके बाद में यह पूछा जा सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कहां पर स्थित है भाई नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आएगा कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु। कहां पर स्थित है भाई तमिलनाडु में भवानी सागर बांध, और साथ में ध्यान रखना लोअर भवानी बांध, दोनों ही बांध कहां पे है तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है तमिलनाडु, और दक्षिणी भारत के प्रमुख बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है टेहरी बांध है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बांध तो कौन सा है भाखड़ा नागल बांध, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई है। तो ध्यान रखना गड़बड़ मत करना भाई। भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोलकाता, ठीक है ना। भारत में पहला सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई कलकत्ता में। कब की गई 1818 में, ध्यान रखना अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई, ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई है कोलकाता में, और कब की गई है 1818 में। किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई कोलकाता में स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, अडानी, रिलायंस, बेल और टाटा, ठीक है ना। अब मुझे बताओ अडानी का कोई मालिक है या नहीं है, मालिक है ना, मालिक है। रिलायंस का भी मालिक है ना, और टाटा का भी मालिक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बेल है, ध्यान रखना। जो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें बेल क्या है भारत का सार्वजनिक एक क्या है औद्योगिक क्षेत्र है, ध्यान रखना सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। अब मैं इतना बता देता हूं आपको कि यह बंदरगाह किसी बंदरगाह का सहयोगी है। यह बंदरगाह, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह बंदरगाह किसका सहयोगी बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह।
जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। जो भारत का सबसे व्यवस्थम बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई है। तो इसको ध्यान रखना, इस यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है, ट्रैफिक ज्यादा हो गया है। तो इसके सहयोग हेतु किस बंदरगाह का निर्माण किया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह विकसित किया गया है। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक आयात निर्यात किया जाता है। मुंबई बंदरगाह से सर्वाधिक क्या किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो गया, तो इसके सहयोग हेतु किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। मुंबई पर जो ये मुंबई बंदरगाह है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या मुझे बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है? नहीं। ठीक है ना, ये बंदरगाह विकसित किया गया है। तो किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह यानी सहयोगी बंदरगाह, सैटेलाइट बंदरगाह मतलब सहयोगी बंदरगाह है। तो ध्यान रखना, मुंबई बंदरगाह का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसके सहायता है तो इसके पास में ही किस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय। तो ध्यान रखना, भारत के भाई पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, जैसे भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो म्यांमार है। इनसे हम क्या कर सकते हैं भाई, स्थलीय मार्ग से ही व्यापार कर सकते हैं। लेकिन भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस मार्ग से होता है। तो ध्यान रखना, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है समुद्री मार्ग और हवाई जहाज। अब इनमें ही आपसे पूछ ले ज्यादा किससे हो रहा है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा किससे हो रहा है भाई, समुद्र से। समुद्र मार्ग से सर्वाधिक भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। ठीक है ना। 2 नंबर पे क्या है, हवाई, और 3 नंबर पे क्या है, रेलवे से कैसे हो रहा है भाई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है, दूसरे देश के साथ में, है ना, दूसरे देशों के साथ में व्यापार होता है आयात निर्यात। आयात का मतलब क्या है, हम वस्तु खरीदते हैं। निर्यात का मतलब क्या है, हम विदेशों में भेजते हैं। ठीक है ना। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है समुद्री मार्ग से, 2 नंबर पे हवाई, और 3 नंबर पे स्थल। ठीक है ना। रेल भाई किस में आएगी, स्थल में आएगी। ठीक है ना। और जो आपके ट्रक है ना, जो ये गाड़ियां चलती है, ये किस में आएगी, स्थल मार्ग में आएगी, सड़क मार्ग में आएगी। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसमें ही पूछ ले आपसे, सर्वाधिक किससे हो रहा है, समुद्र से हो रहा है, और 2 नंबर पे हवाई जहाज। उसके बाद में निम्न में से किससे नील दर्पण का नाटक लिखा है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है, ध्यान रखना, सरोजनी नायडू, है ना, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और दीन बंधु मित्र। तो ध्यान रखना, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना दीन बंधु मित्र है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, यह प्रश्न भी पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है ना। तो ध्यान रखना, किस व्यक्ति ने जो 1857 का क्रांति हुई थी, इसको ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर है डी, है ना, डी जराइली। कौन है, डी जराइली, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या बताया है, एक राष्ट्रीय क्या बताया है, विद्रोह बताया है। क्या बताया है, राष्ट्रीय विद्रोह। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, 1857 की क्रांति की शुरुआत उस समय भारत का मुगल शासक कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना, जनरल कौन था। तो भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई है, कहां से हुई है भाई, स्थान, एक तो शुरुआत और एक स्थान। तो ध्यान रखना, शुरुआत कब हुई है, 10 मई को, 10 मई 1857 को। स्थान मेरठ, मेरठ कहां पे है, यूपी में। शासक कौन था, मुगल शासक बहादुर शाह जफर,
है ना। बहादुर शाह जफर, ये जफर नाम से क्या लिखता था, कविता लिखता था, तो इसका नाम ही क्या हो गया, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, कौन था, कैनिंग, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह, चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल, कमल का फूल, और ध्यान रखना चपाती, है ना, चपाती, ठीक है ना, ये प्रतीक चिन्ह था, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है ना, चर्बी वाले कारतूस। भाई मेरी बात सुनो, एक राइफल चलती थी पुराने समय की, उसमें चर्बी वाले कारतूस नहीं थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब जो पुराने राइफल है, पुराने हथियार है, उसमें एक राइफल, भाई एक जैसे कारतूस डालने में भी कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। इससे अच्छा है कि आधुनिक समय के साथ में इस हथियारों में भी क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो पुरानी एक राइफल चलती थी, उसका नाम क्या था, कौन सी थी, एनफील्ड राइफल। उसकी जगह नई राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस। एनफील्ड राइफल की जगह एक नई राइफल अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को दी थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। और उस राइफल में जो कारतूस थे, वो कारतूस किसके थे, उस पे गाय और सुअर की क्या लगी हुई थी, चर्बी लगी हुई थी, ठीक है ना। और आपको पता है कि कारतूस तोड़ने के लिए आपने फिल्मों में देखे होंगे, है ना, दांतों को प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, दांतों का प्रयोग किया जाता है। और इससे ध्यान रखना, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, वो लोग गाय को क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और इस्लाम धर्म में सुअर को क्या मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय जो सैनिक थे उनको लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म को क्या करे हैं, भ्रष्ट करे। और अंग्रेजों की नीति भी थी कि हम अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। अंग्रेजों का धर्म कौन सा था, ईसाई धर्म, है ना। अंग्रेज चाहते थे कि अपने धर्म का प्रचार करें और पूरे भारत में क्या कर लेंगे, अपने धर्म का प्रचार कर देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे भारत में अंग्रेज कितने थे, पूरे भारत में 20 से 25 हजार अंग्रेज थे। अंग्रेजों की सेना में सैनिक कौन थे, भारतीय। मार किसको रहे थे, भारतीय लोगों को। जो ये 1857 का विद्रोह था, ये भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह है। भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह कौन सा, 1857 की क्रांति। इस राष्ट्रीय विद्रोह में यदि स्थानीय शासक, देसी राजा यदि सैनिकों के साथ देते, क्रांतिकारियों का साथ देते, तो उस समय ही अंग्रेज देश छोड़ के चले जाते। क्योंकि आपको पता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें जो हमारे क्रांतिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन स्थानीय शासकों ने उनकी सहायता करके उन्हें क्या दी थी, संरक्षण दी थी। उसके बाद में बात करें, एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है ना। एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉर्डिंग, डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, लॉर्ड हॉर्डिंग। एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ध्यान रखना कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग थे, ठीक है। डलहौजी के समय बात करें तो भारत में रेलवे सेवा की शुरुआत, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत, भारत में बिजली व्यवस्था की भी शुरुआत किसके समय हुई है, डलहौजी के समय हुई है, ठीक है ना। अब डलहौजी के बाद में भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, कैनिंग। इसके समय क्या हुआ है, 1857 का विद्रोह हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। लॉर्ड कैनिंग क्या है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। 1858 में इस गवर्नर जनरल पद को क्या कर लिया था, समाप्त कर दिया गया, और भारत में गवर्नर जनरल की जगह कौन सा पद स्थापित किया गया था, वाइसराय। भारत के पहले वाइसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, बेटिंग, ठीक है ना। तो ये आपके पॉलिटिकल और इतिहास के क्वेश्चन थे। अब बात करेंगे, ध्यान रखना, ये आपके जियोग्राफी और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। किसके बारे में,
पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यहां तक हो गया ना। पर ये राष्ट्रीय आपातकाल हो गया है, ये भी प्रश्न भी हमने कर दिया है। अरे यहां तक हो गया ना। पॉलिटिकल साइंस में कितने क्वेश्चन होंगे? ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है ना, ये भी हो गया है, ये नहीं हुआ है। ध्यान रखना, संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ेंगे? भाई ध्यान रखना, 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावनाओं में कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो ये कुल कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3। और ध्यान रखना कब जोड़े गए हैं? ध्यान रखना ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, 1976 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और प्रस्तावना में ध्यान रखना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन याद कर लो। आपसे पूछ ले प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? प्रथम है संविधान संशोधन, तो ध्यान रखना प्रथम संविधान संशोधन है 1951, 1951 है 1952, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें इस प्रथम संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें क्या है? इसमें भूमि सुधार अधिनियम है, इसमें भूमि सुधार अधिनियम है। उसके बाद में बात करें प्रथम संविधान संशोधन के बाद में बात करें 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1956 में। और इस संविधान संशोधन द्वारा 7वां संविधान संशोधन, और ये किसमें संशोधन किया गया? भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 में किया गया। पहले ध्यान रखना भारत 3 भागों में विभाजित था। भारत में राज्यों की श्रेणी ए, बी और सी, भारत 3 भागों में विभाजित था। जो ये बी श्रेणी के राज्य है इन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना। और वर्तमान में भारत राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? विभाजित है। भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान रखना 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो भारत में 20 श्रेणी के राज्य थे जिसमें राजस्थान भी शामिल था, इन राज्य की श्रेणी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और पहले राज्यपाल के पद की जगह पहले क्या था? राज्यपाल पद के स्थान पे क्या था? राज प्रमुख, राज प्रमुख। इस राज प्रमुख पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और पहले मूल संविधान में यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति एक राज्य का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। लेकिन इस 7वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, एक तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। ये लागू कब हुआ है भाई? तो 1977 में लागू हुआ है, 1977 में लागू हुआ। ये 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, छोटा संविधान भी कहा जाता है। हमारे संविधान का 80% भाग किस संविधान संशोधन से प्रभावित हुआ है? 42वें संविधान संशोधन से। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इसमें ध्यान रखना, एक तो 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ध्यान रखना, जिसे मूल कर्तव्य भी कहते हैं। ध्यान रखना। और एक प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ध्यान रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। उसके बाद में बात करें 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? कोई बता सकता है?
78 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, और इस संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7, और वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। वेरी गुड। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था का विचार किया जा सकता है? अभी हमने पिछली बार बात की थी पिछली क्लास में कि भाई राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्ति कितनी है, कितने प्रकार है? तो ध्यान रखना 3 प्रकार है, 3 प्रकार है। और बात करें आपातकालीन शक्ति तो संविधान के भाग नंबर है 18 और आर्टिकल पूछ ले अनुच्छेद, तो अनुच्छेद ध्यान रखना 352 से अनुच्छेद 360 तक इसका उल्लेख है, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। आपातकालीन शक्ति किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में। 3 प्रकार की है, 3 आर्टिकल याद कर लो। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352 में। और अभी तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार। एक 1962, 1971 और 1975। 2 बार प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और 1 बार प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। 1962 भारत और चीन का युद्ध, 1971 भारत और पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश का जन्म हुआ, ठीक है ना। 1975 आंतरिक अशांति, ठीक है ना। और बात करें दूसरी शक्ति राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन किसमें भाई? राज्यों में। तो आर्टिकल ध्यान रखना 356। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य? मिजोरम में 11 बार, यूपी में 10 बार, राजस्थान में 4 बार। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन पंजाब में 3 वर्षों तक लगातार रहा था। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में। सबसे कम राष्ट्रपति शासन केरल में, ठीक है ना, मात्र 7 दिन। ठीक। मणिपुर में 11 बार। मणिपुर में 11 बार लग गया। 1 बार भाई, है ना। हाँ भाई, है ना, सही है ना। ठीक है। मणिपुर में भी 11 बार। मणिपुर में ध्यान रखना फरवरी 2025 में क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में लेटेस्ट राष्ट्रपति शासन किस में लगा है? मणिपुर में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसमें 1 बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य है जिसमें ध्यान रखना, जिसमें 1 बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले, मणिपुर है, यूपी है ना, मिजोरम, ये क्रम से याद कर लो भाई। मणिपुर, यूपी और मिजोरम, ठीक है ना। इनमें से आपसे एक पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बार, ये तीनों साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे, तीनों साथ में ऑप्शन नहीं आएंगे। लेकिन वर्तमान में लेटेस्ट भाई नवीनतम है राष्ट्रपति शासन किस में लगा? फरवरी 2025 में मणिपुर में। उसके बाद में प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है? पंजाब में, ठीक है ना। पंजाब में भाई, है ना, पंजाब में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगभग 3 वर्षों तक लगा, ध्यान रखना, वर्षों तक। और पहली बार ध्यान रखना, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस में लगा है भाई? शासन आपके लगा है पंजाब में। किस में लगा है?
पंजाब में, ठीक है ना। सबसे कम समय, सबसे कम समय, समय अवधि। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होगी। देखो मेरी बात सुनो, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी। राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा और प्राक्कलन समिति। अब मेरी बात सुनो, मंत्री परिषद आया है, दो याद करोगे, आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे, मैं याद करा देता हूं। मुझे बताओ, मंत्री परिषद आया तो इसमें सभी मंत्री आएंगे भाई, मेरी बात सुनो, कैबिनेट मंत्री भाई आएंगे या नहीं आएंगे। मंत्री परिषद में है सभी मंत्री, मंत्रिमंडल में कौन है, सिर्फ कैबिनेट मंत्री। बात करें, मैं मंत्रिमंडल के बारे में कुछ बता देता हूं। मंत्रिमंडल या और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के कितने प्रकार है, कितने प्रकार है, प्रकार, ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तो कितने प्रकार है, तीन। कितने प्रकार है, तीन। और तीन प्रकार कौन कौन से देख लो आप। एक है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक है राज्य मंत्री, क्या है, राज्य मंत्री। और एक क्या है, उप मंत्री, उप मंत्री, ठीक है ना। मंत्री परिषद के कितने प्रकार है, तीन। और एक शब्द आता है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन आएंगे, आपके कैबिनेट मंत्री आएंगे। कौन आएंगे, कैबिनेट मंत्री आएंगे, ठीक है ना। अब बात आ रही है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में आपको पता है कि कुल, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कितने सदस्य है, कुल 543। कुल सदस्यों का 15% सदस्य ही मंत्री परिषद में क्या होंगे, शामिल होंगे। भाई 543 के 15% कितने, लगभग 82-83 व्यक्ति। अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने मंत्री परिषद में सदस्य बन सकते हैं, 83। कितने, 83 सदस्य। अब ये ध्यान रखना, पूरी मंत्री परिषद की बात आए तो ये 83 सदस्यों का नाम होगा। तो मंत्री परिषद में मुझे बताओ, एक से अधिक मंत्री है या नहीं है। और आपसे पूरा मंत्री परिषद के बारे में पूछा गया है, तो मंत्री परिषद हमेशा ध्यान रखना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अब आपसे पूछ ले, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है ना, उत्तर है, ठीक है। मंत्री परिषद में एक से अधिक व्यक्ति है या नहीं है, और लोकसभा में क्या है, एक से अधिक है। भाई लोकसभा में एक से अधिक व्यक्ति है या नहीं है, और मंत्री परिषद में एक से अधिक मंत्री है। तो ध्यान रखना, मंत्री परिषद है, पूरी मंत्री परिषद की बात हो रही है तो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के। और यदि एक सिंगल व्यक्ति, एक सिंगल मंत्री के बारे में पूछ ले तो मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के। ध्यान रखना, किसके प्रति, भाई राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है नहीं होता है, मंत्री भी एक व्यक्ति होता है नहीं होता है। तो व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मंत्री परिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के। और मंत्री परिषद पूरी की बात करें तो किसके प्रति है, लोकसभा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें लोकसभा, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या का मतलब क्या है, अधिकतम, है ना, मूल है संख्या, ठीक है ना। बात करें जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था तो उस समय यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 500। फिर उसके बाद में संख्या बढ़ा दी गई, संख्या कितनी बढ़ा दी गई, 525 की गई। 525 के बाद में फिर 550, 550 से 552, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2019 तक, 2019 तक लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी थी, अधिकतम है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या
संख्या कितनी थी? 552। कितनी थी? 552 है। क्यों? क्योंकि 2019 में आंग्ल भारतीय सदस्यों का आरक्षण समाप्त कर दिया। क्या कर दिया है? आरक्षण है समाप्त कर दिया। कब? 2019 में। और 2019 में आरक्षण किसका बढ़ा दिया गया? एससी और एसटी का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया है। और आंग्ल भारतीय समझते हो ना? अरे समझते हो? ये बताइएगा। हाँ, आंग्ल भारतीय किससे कहते हैं? ध्यान ही कौन यहाँ कहीं करे यार, ध्यान होना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको नहीं पता कि आंग्ल भारतीय क्या है? एंग्लो इंडियन। ध्यान है? नहीं है? हाँ, आराम से बता, इसमें क्या है? और नहीं पता है? आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का मतलब क्या? नीचे बैठ भाई। एंग्लो इंडियन का मतलब यह है कि या तो पिता होना चाहिए विदेशी या माता होनी चाहिए विदेशी। ठीक है ना? ये एक बच्चा है। और बच्चा कैसे होता है? सबको पता है। हाँ? महिला पुरुष दोनों साथ में मिलेंगे तभी तो बच्चा होगा। तो इस बच्चे की एक तो क्या होगी? माता होगी। और एक क्या होगा? पिता। अब ध्यान रखना, इन दोनों में से एक क्या होना चाहिए? दोनों में से एक क्या होना चाहिए? विदेशी होना चाहिए। चाहे माता विदेशी हो सकती है, चाहे पिता विदेशी हो सकती है। इनके उत्पन्न संतान क्या होता है? आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। अब राहुल गांधी उदाहरण तौर पे जानते हो सब। राहुल गांधी जी के पिता का नाम क्या था? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी भारत के थे ना? राहुल गांधी जी की माता का नाम क्या है? क्या सोनिया गांधी जी भारतीय है? अब तो भारत की नागरिक है, लेकिन मूल रूप से कहाँ की है? इटली की। राजीव गांधी जी एक पायलट थे। क्या थे? पायलट। इटली गए थे तो एक बार डांसर थी, बार में गए थे भाई, बार है ना जहाँ पर सोमरस मिलता है, उसे एक बार कहा जाता है। तो राजीव गांधी जी ने पेक शेक लगाए तो नशा आ गया। और उस समय ही सोनिया गांधी जी डांस कर रही थी। तो कहते हैं कि पहली बार देखा और देखने के बाद में एक दूसरे में खो गए, प्यार हो गया। अब राजीव गांधी जी अब प्रधानमंत्री का बेटा, राजीव गांधी जी की माता कौन थी? इंदिरा गांधी जी। अब प्रधानमंत्री का बेटा है, राजीव गांधी जी ने कहा कि ब्याह करूंगा तो मैं इसे ही करूंगा। पहले सोनिया बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, उस जमाने की बात है भाई, डांसर तो थी। फिर भी राजीव गांधी जी इंडिया लेके आ गए। धूमधाम से विदेशी दुल्हन का स्वागत किया गया। उसका परिणाम क्या निकला? एक तरफ से आलू डालेंगे, एक तरफ से सोना निकलेगा, है ना। तब राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक दिन हनीमून के लिए निकलते हैं और परिणाम निकलते हैं राहुल गांधी जी, ठीक है ना। तो राहुल गांधी जी, आप बोलते हैं ना कि बहुत शिक्षित व्यक्ति है, राहुल गांधी जी बहुत शिक्षित व्यक्ति है, बहुत शिक्षित व्यक्ति है। और ध्यान रखना, मोदी जी से ज्यादा शिक्षित है, लेकिन हमारे कल्चर से वो जुड़े हुए नहीं है। राहुल गांधी जी यदि पूरे भारत का भ्रमण करके और भारत की वास्तविक स्थिति को जान लेंगे, मोदी जी क्या है, भाषा जानते हैं लगभग, चाहे विकास कराओ या मत कराओ। लेकिन अब नागौर आ गए तो पहले सर्च करेंगे कि नागौर में कौन है, तो कहेंगे कि भाई नागौर में जाट ज्यादा है। अब जाट है तो जाट किसको मानते हैं? तेजा जी को। आते ही पहले तेजा जी की जय बोलेंगे। गुजर, जहां पर गुजर ज्यादा है तो वहां पे देवनारायण जी की जय बोलेंगे, ठीक है ना। विष्णु ज्यादा है तो वहां पे जाम्बू जी की जय बोलेंगे। चारण ज्यादा है तो करनी माता। तो ये कला नहीं है किसके पास में? राहुल गांधी जी के पास में। लेकिन राहुल गांधी जी वास्तव में बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे कल्चर से जुड़े हुए नहीं है, और इतनी हिंदी भी नहीं आ रही है भाई। एक ध्यान रखना, एक बच्चा गांव का है,
और एक बच्चा शहर का है। सबसे ज्यादा शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास गांव वाले बच्चों का होगा, क्योंकि उसे खुला वातावरण मिलेगा। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री का बेटा, ठीक है ना, प्रधानमंत्री का बेटा है, तो जन्मते ही वो तो एक अमीर परिवार में जन्म लिया उन्होंने, सब बापूती चीज मिली है। और मोदी जी एक चाय बेचने से शुरुआत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यही हमारे देश की लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में यदि, मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, है ना, बनाना चाहिए, पता तो चले कि कैसे हैं। तो ध्यान रखना, मूल संख्या कितनी है ये पूछा गया आपसे। तो वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है भाई, ये आंग्ल भारतीय बता रहा था मैं, ना। अब एक तो या तो पिता विदेशी होना चाहिए या माता विदेशी होनी चाहिए, जिनकी संतान होती है उसे क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। और इनका आरक्षण कब समाप्त कर दिया गया, 2019 में। तो अब अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितनी है, 550। किसी से जिद मत करना, क्योंकि पहले 552 थी, अभी वर्तमान में कितनी है, 550। मूल संख्या पूछी आपसे, मूल सदस्यों की संख्या, तो मूल कितनी थी, मूल ध्यान रखना, यहां पे 552 है, यहां पे क्या कर दो, 550 कर दो। और वर्तमान में कितनी है भाई, वर्तमान में कितनी है, 543। लोकसभा में 543 सदस्य है वर्तमान में, और राज्यसभा में कितने हैं, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है, तो 245 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी। तो बात हो रही है मूल संविधान की, मूल संविधान की। तो एक शब्द आएगा मूल संविधान और एक शब्द आएगा वर्तमान संविधान, वर्तमान है संविधान। तो वर्तमान संविधान का मतलब क्या है, आज, और मूल संविधान का मतलब क्या है, 26 जनवरी 1950, इसे मूल संविधान कहा जाता है। तो मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद 395। अनुच्छेद के बाद में अनुसूचियां पूछ ले तो अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूची कितनी थी, 8। और भाग कितने थे, भाग थे 22। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद कितने भाई, 395 ही है, लेकिन गणना की दृष्टि से कितने हो गए, 480 हो गए, है ना। अब बात करें अनुसूचियां कितनी है, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां कितनी हो है, 8 की जगह कितनी हो गई भाई, 12 हो गई है। कितनी हो गई है, 12। और भाग, तो भाग ध्यान रखना, गणना की दृष्टि से कितने हो गए, 25 हो गए। पूछा क्या गया है, जिस समय संविधान लागू हुआ है ना, संविधान निर्माण के समय यानी संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12। ये क्या है, वर्तमान में, और ये है मूल संविधान में। किसमें, मूल है संविधान में। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो ध्यान रखना, प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, प्रस्तावनाओं की संविधान की हृदय कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का दिल कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावनाओं को किसे कहते हैं, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना किसने पेश की है, प्रस्तावना का पहले नाम क्या था, उद्देशिका, उद्देशिका। इससे पेश किसने किया है, पेश पंडित नेहरू जी ने, पंडित है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया, जिसका ही वर्तमान नाम क्या है, प्रस्तावना है। मुझे कोई बता सकता है कि ये उद्देश्य क्या, ये उद्देश्य है ना भाई, इसका नाम क्या है, उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्तावना, इसे ही वर्तमान में क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। ये संविधान सभा में पेश किसने किया है, आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किसने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया है भाई, संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। तो मुझे ये कब किया गया पेश,
13, वेरी गुड, 13 दिसंबर 1946 को। देखो मेरी बात सुनो, बात करें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर ध्यान रखना, 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 2 दिन के बाद में संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। 9 के बाद में 2, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, और इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। उसके 2 दिन बाद में उद्देश्य प्रस्तावना को पेश किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ध्यान रखना, ये पारित कब हुआ ये बता दो मुझे, मान लूंगा। पारित संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना, जो वर्तमान में क्या है प्रस्तावना, ये पारित कब हुआ है? बताओ भाई। 1950, 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन के तैयार हो गया, बाद में पेश पारित होगा। तो ध्यान रखना, याद कर लेना, 22 जनवरी 1947। तो मुझे बताओ पेश कब किया गया? 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी कितने दिन होते हैं? मुझे बताओ 13 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक कितने दिन होते हैं? ये तो गिनती गिन रहा है। 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, कितने? 39। भाई 22 तो हो गए। और फिर ध्यान रखना, दिसंबर कितने दिनों का होता है? 31, है ना? तो ये हो गए आपके 8 और 11, 19 और 22 कितने होते हैं? 19 और 22 कितने होते हैं रे? हाँ, कितने होते हैं? अरे कितने होते हैं भाई? 41 होते हैं या नहीं होते हैं? है ना? तो मैथ भी कमजोर है भाई, जोड़ बाकी आना चाहिए, ठीक है ना? तो कुल एक बार प्रश्न पूछ लिया गया कि प्रस्तावना पे कितने दिन बहस ली, तो ध्यान रखना 41 दिनों तक। कहा जा रहा है ये क्या समस्या दे रहे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना? कौन है? इंदिरा गांधी जी। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965, लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, हीरालाल, है ना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 का युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है ताशकंद। कहां पे है? उज्बेकिस्तान में ताशकंद। कब होता है भाई? 10 जनवरी 1966 में। और अगले दिन 11 जनवरी के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंदिरा गांधी जी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। सर्वाधिक राष्ट्रीय आपातकाल किसके समय लगा है? इंदिरा गांधी जी के समय। ऑपरेशन ब्लू स्टार किसने चलाया? इंदिरा गांधी जी ने। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने कौन सा संविधान संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, मोरारजी देसाई। इन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्याग पत्र। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे मिला है? मोरारजी देसाई को मिला है।
भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका जन्म दिवस 4 वर्षों के बाद में आता है ना। इनका जन्म कब हुआ है? 29 फरवरी को लीप वर्ष में इनका जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? विधि, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी, महान्यायवादी। वेरी गुड, महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार का क्या होता है? एक सरकारी वकील होता है। पूछा क्या गया है? भारत का सरकार का, भारत सरकार केंद्र सरकार की बात हो रही है। विधि अधिकारी का मतलब है कानूनी, कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है ना? हाँ, ज्यादा ही आंसर है तो क्या हो गया? अच्छा, सेटिंग हो गई। अच्छा, इंस्टाग्राम पर बढ़िया भाई। कोई लड़का ही है ला, ध्यान रखना। हाँ भाई, आजकल सिस्टम खराब ही चल रहा है। लड़की लड़की से विवाह करती है, लड़का लड़के से विवाह करता है ना। तो भाई ध्यान रखना, ऐसी बातों से सावधान रहना, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर ही रहना। ठीक है ना? उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या राज्य की विधानमंडल का उच्च सदन होता है? राज्य, ध्यान रखना, राज्य की विधानमंडल की बात करें तो इसके 2 सदन होते हैं। 2 सदन। कितने सदन होते हैं? 2। अब 2 सदन है, एक तो है विधान परिषद, विधान है परिषद, और एक है विधानसभा, विधान है सभा। विधान परिषद भारत के वर्तमान में कितने? 6 राज्यों में, 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी में राज्यों में नहीं है। ठीक है ना? अब ध्यान रखना, अनिवार्य सदन कौन सा है? विधानसभा अनिवार्य सदन है। प्रत्येक राज्य में क्या है? विधानसभा है। विधानमंडल का निर्माण किससे होता है? विधानसभा सभा, राज्यपाल और विधान परिषद से। विधान है परिषद, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? विधानमंडल का निर्माण करते हैं। अब इसमें ध्यान रखना, राज्यपाल और विधानसभा दोनों ही अनिवार्य है, क्योंकि विधान परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। तो ध्यान रखना, विधान परिषद राज्य की विधानमंडल का क्या है? उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन। स्थायी सदन, स्थायी सदन होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, अनुभवी सदन है, अनुभवी, अनुभवी सदन है। ठीक है ना? वरिष्ठ जनों का सदन है, इसे उस सदन कहा जाता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। आपसे क्या पूछा गया है? विधानमंडल का उस सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्यसभा का, भाई राज्य की विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। ठीक है ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल और इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।